राजपूतों के पतन के कारण, जो कि बीए प्रथम वर्ष का टॉपिक है। 11वीं 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों को लगातार पराजय से भारतीय इतिहास को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस्लाम अनुयायियों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो राजपूतों ने उनसे संघर्ष करके उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया और 500 वर्षों तक राजपूतों ने इस्लाम मानने वाले अनुयायियों को बाहर रखा, किंतु अंत में एक एक करके उन्हें तुर्कों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। उन्हें स्वतंत्रता का अंत हो गया। फिर हमारे समक्ष अनायास ही ये प्रश्न उठता है कि कौन से कारण उत्तरदायी थे जिनके कारण राजपूतों की इस दीर्घकालीन संघर्ष में निरंतर पराजय का सामना करना पड़ा और भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता मिल गई। राजपूतों में शूरवीरता की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे तुर्कों से क्यों पराजित हुए, हिंदू राज का पतन क्यों हुआ, इस संबंध में अनेक इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। आधुनिक इतिहासकारों को उनके मत में अधिक वजह प्रतीत नहीं होती, क्योंकि शूरवीरता और शारीरिक पराक्रम में हिंदू तुर्कों से किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं थे। भारतीय विद्वानों ने राजपूतों को रोगग्रस्त सामाजिक व्यवस्था, जटिल जाति प्रथा, विदेशी संपर्क का टूट जाना, धार्मिक पतन, सीमा सुरक्षा के प्रति उदासीनता, दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था आदि को राजपूतों के पराजय के उत्तरदायी उदाहरण हैं। राजपूतों के पतन के कारण निम्नलिखित
राजनीतिक कारण। अधिकांश विद्वानों ने भारत को तत्कालीन राजनीतिक दुर्बलताओं को राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण माना है। देश में केंद्रीय सत्ता एवं राजनीतिक एकता का अभाव। राजनीतिक एकता का अभाव सबसे बड़ा दोष था। देश में प्रत्येक छोटे बड़े राज्य थे जिनके शासक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। जिसके कारण उनमें परस्पर दूरियां बननी शुरू हो गई। कुछ विद्वानों ने इसे प्रमुख कारण नहीं माना। उनका तर्क है कि प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक के अलावा अन्य कोई शासक राजनीतिक एकता स्थापित नहीं कर सकता। यहां तक कि महाराणा प्रताप एवं गुप्तकाल के जो शासक थे वह भी राजनीतिक एकता स्थापित नहीं कर सके। सिर्फ अशोक की राजनीतिक एकता स्थापित कर सका था। राजपूतों के बहुत से राज्य क्षेत्र विस्तार, जनसंख्या, साधन, समृद्धि की दृष्टि से गजनी तथा गौड़ के राज्य की तुलना में अधिक बड़े थे। इसलिए राजपूतों की दुर्बलता का मूल कारण देश की राजनीतिक एकता का अभाव न होकर राजपूत शासकों की आपसी फूट और आपसी संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप वे विदेशी आक्रमणकारियों का मिलजुल कर सामना नहीं कर सके। जो शासक थे ये आपस में लड़ते रहते थे। परिणाम स्वरूप जब विदेशी आक्रमण हुआ तब ये आपस में एक होकर इनका मुकाबला नहीं किया। परिणाम स्वरूप इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा और धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर तुर्क साम्राज्य स्थापित हो गए। भारत की राजनीतिक निर्बलता का एक पक्ष उनकी सामंत व्यवस्था थी। भारत की राजनीतिक पतन की अंतिम सीढ़ी पर धकेल दिया था। सामंत लोग हमेशा अपने स्वार्थ स्थिति में लगे रहते थे। राज्य की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ते ही सामंत लोग अपनी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के प्रयास में जुट जाते थे, जिससे उस राज्य का सैन्य बल सामंत वर्ग स्वयं के बारे में सोचते थे। परिणाम स्वरूप जब इनका प्रभाव कम होता तो परिणाम स्वरूप ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते और इसी कारण सैन्य बल कमजोर होने लगा। राज्य की केंद्रीय सत्ता, जिसमें राज्य की सैन्य शक्ति क्षीण हो गई, राजपूत राजाओं की सैन्य
शक्ति इन्हीं सामंतों को सैनिक दस्तों पर निर्भर करती थी। एक राज्य के विभिन्न सामंत सैनिक दस्तों में एकता का भाव रहता था। अलग अलग जो सामंत होते थे वो परस्पर उनमें एकता का अभाव था। अन्य किसी युद्ध के दौरान सामंत की मृत्यु होते ही उसके सैनिक प्राय युद्ध के मैदान से बाहर खड़े होते थे, जिसमें समूची रण व्यवस्था लड़खड़ा जाती थी। जो ये सामंत होते थे, इनके जो सैनिक होते थे वे इनके अधीन होते थे। युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाने पर ये सैनिक घबरा जाते थे और परिणाम स्वरूप ये भाग जाते थे, जिसके कारण इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ता था। सामाजिक दोष। उस समय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था थी। फर्स्ट ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, 3 वैश्य, 4 शूद्र। हिंदुओं के पराजय का प्रमुख कारण उनकी दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी। इस समय हिंदू समाज पतन की ओर बढ़ रहा था। उसे सामाजिक व्यवस्था से संघर्ष करना पड़ा। प्राचीन सामाजिक जीवन में विशेषता अन्य लोगों को आत्मसात कर लेना लगभग समाप्त हो चुका था। हिंदू समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच, जाति पाति। उस समय समाज में छुआछूत की भावना थी, जाति प्रथा विद्यमान थी, ऊंच नीच की भावना थी, जाति पाति को देखा जाता था। इस कारण हिंदू समाज में अनेक बुराइयों ने घर कर दिया था। समाज का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों में आ गया था। और जाति व्यवस्था में उनकी श्रेष्ठ राजपूत शासकों ने भी स्वीकार कर ली थी। राजपूतों ने इनको सर्वे सर्वा माना। ब्राह्मणों ने
के शासन को धार्मिक मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार धर्म और शासन दोनों असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को आश्रय प्रदान किए हुए थे। इस व्यवस्था में पेशेवर और निम्न जातियों का जीवन बहुत ही दयनीय हो गया। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्तिगत उन्नति रुक गई। बहुसंख्यक लोग उच्च शिक्षा तथा सैन्य प्रशिक्षण से वंचित हुए। देश की सुरक्षा का भार अल्पसंख्यक राजपूत वर्ग पर आ पड़ा और सुरक्षा की दूसरी पंक्ति का निर्माण नहीं हो सका। इतना ही नहीं, सामान्य जनता में राजवंशों के उत्थान एवं पतन के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी। इस्लाम के आगमन का सर्वाधिक प्रभाव हिंदू मुसलमान बन जाने के बाद उन्होंने अपने पुराने हिंदू भाइयों से, जिन्होंने सदियों से उनका शोषण किया था, बदला लिया। मुसलमान की सफलता में धर्म परिवर्तित इन हिंदुओं का बहुत बड़ा योगदान है। राजपूत जाति जिस पर युद्ध और सुरक्षा का दायित्व है। था उपजातियों में विभक्त थे और सामंती प्रथा के कारण उसमें भी ऊंच नीच की भावना विकसित हो चुकी थी। कुलीन राजपूतों में अभिजात्य का झूठा घमंड घर कर गया था। वे लोग अपनी कुल की कृति तथा आत्मसम्मान के नाम पर युद्ध करना अपने जीवन को पवित्र कर्तव्य समझते थे। शास्त्रों में राजपूत प्रभुत्व काल का सबसे बड़ा दोष स्त्रियों की हीन अवस्था थी। स्त्रियों की स्थिति राजपूत प्रभुत्व काल का सबसे बड़ा दोष स्त्रियों की हीन व्यवस्था थी। बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह और रखेल प्रथा, सती प्रथा, स्त्री शिक्षा का अभाव, कन्यावध की परंपरा, विधवाओं की दुर्दशा आदि सामाजिक बुराइयां ने स्त्रियों का जीवन बहुत ही दयनीय बना दिया था। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था से अधिकांश सामान्य जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित होकर रहना पड़ा। धार्मिक कारण हिंदुओं के पराजय का मुख्य कारण उनके धर्म में अनेक प्रकार के दोष का आना था। वैदिक धर्म काफी उदार, वैदिक धर्म गुप्त काल तक उसका स्वरूप बदल गया, फिर भी उदारता कायम रही, परंतु उसके बाद धर्म
के प्रभाव के कारण अनेक कर्मकांड, यज्ञ, तंत्र मंत्र, पाखंड और अंधविश्वासों के कारण धर्म का पवित्र और नैतिक पतन हुआ। देश में धार्मिक संप्रदायों का जाल सा फैल गया। प्रत्येक संप्रदाय अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इससे धार्मिक एकता नष्ट हो गई। और लोग धर्म के सच्चे स्वरूप को भी भूल बैठे। हजारों लोगों ने तुर्कों की सफलता को ईश्वरीय विधान समझकर स्वीकार कर लिया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार धार्मिक अंधविश्वासों ने कायरता को जन्म दे डाला और लोग प्राय से विश्वास में डूबे रहते थे कि देवताओं की कृपा से उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। गजनबी के समकालीन इतिहासकार इब्न उल हासिर के विवरण से भी ये कथन की पुष्टि होती है कि इसके विपरीत मुस्लिम सैनिकों में अद्भुत धार्मिक जोश था और वे इस प्रकार के धार्मिक अंधविश्वासों, कायरता से दूर रहते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अहिंसा के सिद्धांतों का भी हिंदुओं की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध, जैन संप्रदायों ने न केवल राजपूतों को अपितु अन्य जातियों को भी युद्ध एवं रक्तपात की ओर से उदासीन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बिहार और बंगाल में तुर्कों ने जिस सरलता के साथ विजय प्राप्त की, उसके कथन की पुष्टि होती है। सैनिक दुर्बलता। राजपूत जो शासक थे, उनकी सैनिक दुर्बलता उनकी पराजय का प्रमुख कारण थी। हिंदू शासकों ने कभी भी एक स्थायी और नियमित सेना नहीं रखी। और न ही उन्होंने निर्माण करने के बारे में कभी सोचा। उनकी सैन्य शक्ति का आधार सामंतों के सैनिक थे। सामंतों के जो सैनिक थे वो राजपूत शासक निर्भर थे। सामंतों के सैनिक सिर्फ सामंतों के अनुसार ही कार्य करते थे। सामंत की अगर युद्ध में मृत्यु हो जाए तो ये सैनिक भाग खड़े होते थे। परिणाम स्वरूप इनसे इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ता था। इसके अलावा सामंती सैनिकों की भक्ति एवं निष्ठा केवल अपने सामंत के प्रति होती थी। सामंत के घायल या
मृत्यु हो जाने पर ये सैनिक भाग खड़े होते थे। परिणाम स्वरूप इन शासकों को पराजय का मुंह देखना पड़ता था, जबकि तुर्कों ने विजय प्राप्त करने तथा शत्रु को हमेशा के लिए निर्बल बनाने के लिए यथासंभव उपाय का सहारा लिया। राजपूत शासकों का सैनिक संगठन और युद्ध कौशल भी समय अनुकूल नहीं रह गया था। उनकी सेना में पैदल सैनिक अधिक होते थे। पैदल सैनिक अधिक होते थे। राजपूत शासकों के पास तुर्कों के समान अच्छी नस्ल और गति वाले घोड़ों का अभाव होना, इसलिए उन्हें अपनी हस्ती सेना पर विश्वास करना पड़ता था। जब युद्ध होता था तब ये हस्ती सेना पर अगर गोलाबारी प्रारंभ हो जाए तो परिणाम स्वरूप ये हस्ती सेना अपने ही सैनिकों को नुकसान पहुंचाते थे। जो तुर्कों की जो घोड़ों की सेना थी वो अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे और वो तीव्र गति से दुश्मन पर आक्रमण करने में सक्षम थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें विजय प्राप्त होती थी। राजपूत शासकों की एक कमजोरी यह भी रही है कि अंतिम प्रहार के लिए या नाजुक स्थिति में निपटने के लिए सैनिकों का सुरक्षित दल अलग से नहीं रखते थे, जबकि तुर्क सेना सुरक्षित सेना रखती थी। जब दुश्मन की सेना थक जाती थी तब वो सुरक्षित सेना से उन पर आक्रमण करते थे और परिणाम स्वरूप उन्हें विजय की प्राप्ति होती थी। राजपूतों के पतन का कारण योग्य नेतृत्व का अभाव था। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी अपने समय के विख्यात सेनानी थे। इनमें नेतृत्व प्रदान करने की अद्भुत क्षमता थी। इसके विपरीत राजपूतों ने एक भी ऐसा नेता उत्पन्न नहीं किया। यद्यपि पृथ्वीराज, जयचंद आदि शासक अत्यधिक शूरवीर और पराक्रमी थे, परंतु उनमें व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन की भावना अधिक थी। समय अनुकूल रणनीति में परिवर्तित करने का अथवा पराजय के क्षणों में सैन्य शक्ति का पुनः संगठित करके उन्हें नई व्यूह रचना करने में से युद्ध लड़ने की योग्यता का अभाव था। तुर्क सेनापति इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि नेताविहीन सेना का मनोबल टूट जाता है, इसलिए वे अपने व्यक्तिगत सुरक्षा पर काफी ध्यान रखते थे। इसके विपरीत राजपूत शासक इसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। मुसलमानों की सफलता और राजपूतों की पराजय के संबंध में बहुत से इतिहासकारों का मत है कि तुर्कों की विजय में इस्लाम धर्म का जोश और उसके सम्मान को बढ़ाने की भावना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस्लाम धर्म ही रहा है जो उन्हें इस स्थिति में एकता के सूत्र